होम्योपैथी एज अ कॉन्सेप्ट जो है उसको सूडो साइंटिफिक बोला जाता है। ये शब्द जो है बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है। आपको गुस्सा ज्यादा आता है कि नहीं आता, नींद अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, समय पे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, पेट साफ रहता है कि नहीं, ये सारे सवालों का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना? इसको हम लोग कहते हैं टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। जो होम्योपैथी है वो प्लेसिबो इफेक्ट पे काम करती है। हम उसके बारे में ऐसा कोई कंट्राडिक्शन बात नहीं कहने जा रहे हैं। होम्योपैथी आई थिंक जिस पे पूरी बेस्ड है, व्हिच इज लाइक क्योर्स लाइक। मेडिसिन में जो सिम्टम डेवलप करने की क्षमता होती है वही उसको ठीक करने की भी क्षमता रखती है। आप ये सोच रहे हो कि अभी दवा दें और छूमंतर हो जाए, तुरंत ठीक हो जाए, वो तो नहीं ये होता। नहीं होगा। मिस डायग्नोसिस ये दोनों तरफ से हो सकता है, डॉक्टर समझ नहीं पाया उससे भी हो सकता है, और पर मरीज ने सही ढंग से नहीं बताया। बता पाया तब भी हो जाता है। होम्योपैथी में ऐसे कोई प्री डिफाइंड टेस्ट है नहीं। पहला काम एज ए डॉक्टर हमको जो मरीज बता रहा है लक्षण उसके अनुसार डायग्नोस करने का प्रोविजनल डायग्नोसिस हम बनाते हैं। जो एक एलोपैथी एंड होम्योपैथी की जो लड़ाई है, होम्योपैथ एलोपैथ में कोई लड़ाई नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इशिता सिंह और आपका स्वागत है हमारे शो जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। तो अक्सर जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो उससे जुड़े कई सारे हमारे पास मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, कई सारे कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स भी पता चलते हैं और अक्सर एक लड़ाई जरूर रहती है होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच में। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो लोगों के मन में जो एक डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो आज हम यही एक कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी से रिलेटेड जो कुछ डाउट्स होते हैं अक्सर लोगों के मन में उनको क्लियर करें। और वो डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीएन सिंह, जिनका इस फील्ड में होम्योपैथी में 55 साल का एक्सपीरियंस है और वो होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सो डॉक्टर सिंह, हमारी कन्वर्सेशन जो है आज की हम इस बात से शुरू करते हैं कि होम्योपैथी एज अ कॉन्सेप्ट जो है उसको सूडो साइंटिफिक बोला जाता है बाय डेफिनेशन। तो अब जिस कॉन्सेप्ट को ही सूडो साइंटिफिक बोल रहे हैं, सो उसका मतलब उस पे कैसे लोग विश्वास करें? वैसे सूडो साइंटिफिक नहीं है ये। अगर जिसने भी ये बात कही है, हो सकता है कि इस होम्योपैथी को कहीं न कहीं थोड़ा सा एक तरह से डिग्रेड करने के व्यूज से जिसने भी इस बात को कहा कि सूडो साइंस का, हम ये कह सकते हैं उस लेवल पर कि हम किसी मरीज को अगर देखते हैं तो उसके पूरी पर्सनालिटी को, यानी पूरे मेंटल फीचर और शारीरिक फीचर, सब चीजों को समझते हुए तभी हम उस पर कोई मेडिसिन लिखने के बाबत डिसीजन लेते हैं, निर्णय करते हैं। अदरवाइज ये बात कहना कि ये सूडो साइंस है, ये शब्द जो है बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। yes. ओके, तो बस हम आपसे यही जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली अगर ये टर्म यूज किया जा रहा है तो क्यों यूज किया जा रहा है? ये देखिए, कभी कोई होम्योपैथ इस वर्ड को कभी यूज नहीं करता है, न किया है। हाँ। ये हमारे कोई न कोई ऐसे और सिस्टम के लोग हों, अन्य पद्धति की चिकित्सा पद्धति के लोग जो है इसको एक तरह से सूडो के रूप में और सूडो साइंस के रूप में ये बात कहने की बात करते हैं, वो उचित नहीं है। मगर अगर कहते हैं, अगर कोई कहने वाला तो कहता रहता है, हाँ, तो हम उसके बारे में ऐसा कोई कंट्राडिक्शन बात नहीं कहने जा रहे हैं, मगर इट इज नॉट एप्रोप्रिएट। ये बहुत सामयिक नहीं है और
एक तरह से इंडिकेटिव नहीं है कि हम इसको, इस साइंस को स्यूडो साइंस के रूप में कहें। ओके। ये बिल्कुल इतना, आप सोचिए, ये कहा जाता है, अगर कोई ये पूछे कि आप अपने बारे में या किसी मरीज के बारे में आप कितना जानते हैं, तो हम ये कहेंगे कि मात्र 4 से 5% जानते हैं। आज मेडिकल सिस्टम में की बात कह रहा हूं, चाहे किसी भी सिस्टम के लोग, अभी इतनी चीजें जानने का हमारे इस बॉडी के लिए है कि हम जानते रहें। आज हमारे यहाँ जितनी चीज की स्टडी हुआ है किसी भी मेडिसिन के बारे में, तो ह्यूमन बीइंग पर हम पूरा रिसर्च किए हैं, उस पर प्रूविंग किए हैं, और उसके बाद से हम मेडिसिन के बारे में ये कंफर्म करते हैं कि ये बॉडी के अंदर उसके इनर मोस्ट है, अंदरूनी उसकी पूरी पर्सनालिटी सामने जब हम समझ लेते हैं, तब उसके अंदर के जो बिगड़ाव होता है, रोग होता है, और किसी तरह से डिजीज की बात होती है, तब हम अपने उस रोगी के लक्षणों के हिसाब से फिर अपने होम्योपैथी मेडिसिन के तरफ देखते हैं कि इसके लक्षण के अनुसार कौन सी मेडिसिन बहुत सिमिलिमम में है। और वो सिमिलिमम जब मिल जाता है तब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्यूरेटिव फीचर देता है। अब एक बात और होती है जी, कि हम एक प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, और ये बात देखते हैं किसी न किसी लेवल पर कंडीशन को पैलिएट करने का, जो मरीज तुरंत कहता है कि हम तो थोड़ा आराम मिल गया, तो उस कंडीशन में एक कंडीशन होता है आराम देने का, पैलिएशन। एक होता है सप्रेशन, मर्ज को और अंदर ही दबा दिया जाए, मगर ऊपर से दिखलाई पड़ने में थोड़े समय के लिए वो कम हो जाएगा। मरीज भी सोचता है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जिस लक्षण को लेकर के आए थे उसमें तो कम दिखलाई पड़ रहा है, मगर वो अंदर से बाहर निकलने के बजाय और अंदर बैठ गया, सप्रेस हो गया। तो ये होता है। और तीसरा चीज होता है क्यूरेटिव, क्योर करने का, जड़ मूल से उसके रोग को समाप्त कर देने का, जिसको हम क्योर कहते हैं। किसी भी चीज में आपके कोई भी काम लेकर के चले हैं तो आप क्यूरेटिव स्टेप लगाते हैं कि हमने ये काम किया जो परमानेंट ठीक हो गया, चाहे कोई भी काम हो। उसी तरह से हम रोगियों को जब देख करके और उनको ठीक करने की बात आती है, जो जड़ मूल से बाय रूट उसको निकाल बाहर करते हैं, तो ये क्यूरेटिव फीचर होता है होम्योपैथी में। हाँ, होम्योपैथी में है। अदरवाइज तो लोग पैलिएट भी कर देते हैं, सप्रेस भी कर देते हैं, मरीज भी थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए, कुछ घंटों के लिए थोड़े सा आराम मिल जाता है, पैलिएट हो जाता है। दूसरा चीज, कहीं किसी चीज में कमी हो गया हो, एस्पेक्ट हमारे बॉडी में फैट की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, हाँ, और इस तरह से जो है जो अगर या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो हमारे कुछ लक्षण इसके दिखलाई पड़ने लगते हैं। तो हम एज ए डॉक्टर, चाहे कोई भी सिस्टम के हो, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करके जान लेते हैं
कि इनमें क्या क्या चीजें कमी हो गई है, अदल बदल हो गई है, कभी कभी ज्यादा हो जाती है और कभी कभी कम हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। जितना रहना चाहिए बॉडी में वो उतना की, ये प्रोटीन की मात्रा इतनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का इतना होना चाहिए, फैट का इतना होना चाहिए, और तमाम एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये तमाम चीजें हैं। बॉडी में कुछ चेंज हो जाता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो लक्षण होने लगता है और उसको हम सप्लीमेंट कर देते हैं तो आराम मिल जाता है। ओके। बट ये क्यूरेटिव फीचर की बात नहीं है। हम सप्लीमेंट की, आपने खाना नहीं खाया और हम खाना दे दिए, तो आपको अच्छा लगा और ठीक महसूस कर रहे हैं, तो उसी तरह से सप्लीमेंट की बात है कि अगर किसी चीज की बॉडी में कमी दिखलाई पड़ती है और उसको दे दिया जाए तो मरीज अच्छा महसूस करेगा। और मरीज ना भी है, एक अच्छा पर्सनालिटी का है जो रोगी नहीं है और उसको भी भूख लगी है, प्यास लगी है, अगर पानी खुराक खाना दे दिया जाए तो वो भी ठीक लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और तो ये सप्लीमेंट्स की बात होती है। ये आजकल किन्हीं सिस्टम में, नाम मैं नहीं लूंगा, किन्हीं सिस्टम में बड़ा प्रचलित है कि अच्छा ये कमी है ये दे दो, ये कमी है ये दे दो, तमाम चीजें देने की बात पड़ती है, सप्लीमेंट को पूरा करने की बात पड़ती है, सप्लीमेंट दे करके पूरा करते हैं और उसके बाद से हम मरीज को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक करते हैं, तो वो उसके है। दूसरा, अगर रोग है तो कैसे ठीक करना चाहिए, ये आजकल मैंने कई एक सिस्टम में ये देखता हूं कि पहले अन्य सिस्टम में भी बहुत पर्सनालिटी को देखते, बड़े बड़े अच्छे लेवल के डॉक्टर हुए हैं अन्य पद्धतियों में, और वो मरीजों को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते थे। मगर आजकल थोड़ा सा बदलाव आ गया है अन्य पद्धतियों में, जो मात्र इन्वेस्टिगेशन करा करके अच्छा ये कमी आ गई है, इसको करेंगे, ये दे दिया जाए तो आराम मिल जाएगा। मगर जो सिस्टम में बदलाव आया है तमाम लाइफ स्टाइल के वजह से, हमने जो हमारा रूटीन होना चाहिए डे टू डे का, कब उठना चाहिए, कब जगना चाहिए, जगने के बाद फिर क्या करना चाहिए, जैसे कहते हैं कि पानी पी लीजिए तब फ्रेश आपका वो होगा, टट्टी पेशाब बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद से थोड़ा टहलने का भी बात करते हैं कि उसके बाद से टहल लें या योगाभ्यास कर लें या आसन व्यायाम कर लें। तो इस तरह से करके रूटीन हम मेंटेन कराते हैं। खाने पीने के बारे में अपने मरीजों को हम लोग बताते हैं कि आपके अंदर क्या चीज कम होने से ये लक्षण उत्पन्न हुआ है। अब देखिए एक इन्वेस्टिगेशन से है, मगर हम लक्षण जो मरीज बता रहा है कि हमको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, तो हमको समझ में आता है कि इसमें ये भी कमी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी अगर जरूरत हम समझते हैं तो इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं। okay. और कभी केवल उनके लक्षणों पर, आज सैकड़ों वर्ष पहले जो फिजिशियन हुआ करते थे, फिजिशियन कम होते थे, हॉस्पिटल भी कम होता था, मगर अच्छी तरह से उनको देखने का तरीका अच्छा होता था। उतना इन्वेस्टिगेशन उस जमाने में अवेलेबल नहीं थे और वो बॉडी को समझ करके, उसके लक्षणों को समझ करके जो दवा प्रिस्क्राइब कर देते थे, मरीज ठीक हो जाता, कारीगर होती थी वो दवाई। yes. ओके। अच्छा, तो ये होम्योपैथी की एक खासियत है
कि सवाल बहुत पूछे जाते हैं एंड जो आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन वुड बी कि रूट कॉज पता करना रहता है, बट एग्जैक्टली अब किसी बीमारी की अगर हमें डायग्नोसिस करनी है, सो फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव उसको क्या लगता है कि अगर हम अपने सिम्टम्स बता देंगे कि हमें पेट में दर्द है या फिर फलाना ढिमकाना, जो जो प्रॉब्लम्स है हमें अगर हमने वो बता दिया वो सफिशिएंट होना चाहिए। बट होम्योपैथी में इमोशंस पे भी उतना ही फोकस होता है, आपके नेचर पे भी उतना ही फोकस होता है कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है कि नहीं आता, नींद अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, समय पे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, पेट साफ रहता है कि नहीं। ये सारे सवालों का इम्पोर्टेंस क्यों है इतना? बहुत अच्छा जो है आपने ये प्रश्न जो किया, ये वास्तव में होम्योपैथी के बाबत कि मरीज जो हम इस तरह से देखते हैं, एक मेंटल फीचर, एक जो है जनरल फीचर पूरी बॉडी को इंडिकेट करने वाला लक्षण, एक होता है पूरी दिमाग को, माइंड को इंडिकेट करने वाला फीचर, और दूसरा होता है कि पार्टिकुलर कोई पार्ट का, जैसे हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है तो ये पार्टिकुलर पॉइंट है। मगर जो हमको भूख नहीं लग रही है, एक मरीज कह रहा तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो जनरलाइज फीचर को बता रहा है। मगर एक आदमी कह रहा है कि मेरे को खाने में नमकीन चीजें अच्छा लगता है। अब देखिए, खाना तो है, सभी करते हैं, खाते हैं, मगर उसको अच्छा लगता है कि नमकीन चाहिए हमें। एक कहता है कि हमको मीठा चीज अच्छा लगता है। तो वो जनरलाइज फीचर में और माइंड सेट में आ करके जो लक्षण बताता है, और पूरे कि हमको गर्मी अच्छी नहीं लगती है, हमको ठंडक अच्छी नहीं लगती है, इस तरह के चीजें जो जनरलाइज फीचर है उसको फील होता है एटमॉस्फेयर के अनुसार, सीजन के अनुसार, एक जनरल फीचर उसका पड़ता है, तो वो अगर बताता है। और दूसरा माइंड में लेवल पर कि हमको ऐसा करने का मन करता है, हमको किसी को मार देने का मन करता है, ये माइंड सेटअप की बात होती है। तो ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं जो माइंड से तमाम चीजें आ रही है। और एक जनरल की हमको गर्मी अच्छी नहीं लगती है, ये जनरलाइज फीचर है, जनरल सिम्टम हम लोग कहते हैं इसको। और एक होता है जो माइंड से सेटअप के है, तो मेंटल सिम्टम अन्य लक्षण कहते हैं, माइंड का लक्षण कहते हैं। और एक जनरल फीचर का जो होता है वो उसके विरुद्ध सामान्य लक्षण कहते हैं, वो उसमें होता है। और एक पार्टिकुलर का पार्ट होता है, वो उसके हिसाब से। पार्टिकुलर में भी स्ट्रेंज एंड रेयर चीजें कि अगर इसके पार्ट में इतना दर्द है और सेंकने से आराम मिल जाता है, या ठंड पानी का बोतल, आइस बोतल उस पर रख दिया तो आराम मिल गया, वो भी पिक्यूलियर है उसके लेवल पर। या केवल हाथ से सहला दिया एक पार्टिकुलर पर तो उसको अच्छा लगता है, आराम मिल जाता है। तो ये पार्टिकुलर में भी स्ट्रेंज एंड रेयर यानी बड़ा पिक्यूलियर चीज अगर मरीज बताता है कि मुझे सेंकने से अच्छा लगता है, तो सेंकने के हिसाब से हम उसको बता देते हैं कि भाई इसको करो, आराम मिलेगा। और हम उसके जो होल पर्सनालिटी के अनुसार एंड माइंड के लक्षण जितने हैं दिमाग के, दूसरा एक जनरलाइज फीचर के कि हमको गर्मी नहीं अच्छी लगती, हमको सर्दी अच्छी नहीं लगती है, हमको खाने में ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, हाँ हमको ठंडा पानी पीने में ठीक नहीं लगता, हमको गर्म पानी पीना अच्छा लगता है। तो ये एक जनरलाइज फीचर जो समझ में आता है उसके अनुसार देखना, माइंड सेटअप को देखना, जनरलाइज फीचर को देखना, और पार्टिकुलर में अगर कोई चीज है तो उसकी भी पूछताछ करते हैं हम। तो जब पूरी चीजों को, इसको हम लोग कहते हैं टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, माइंड सेटअप, जनरलाइज सेटअप और पार्टिकुलर सेटअप। कहीं भी आपका सर में दर्द भी हो रहा है और केवल फ्रंटल लेवल पर है तो आप कहेंगे हमको यहीं पर दर्द होता है और जगह नहीं होता है, हमको पीछे यहाँ दर्द होता है, हमको पीछे दर्द होता है। तो ये उसके लिए पिक्यूलियर पॉइंट है, सर की बात है और दर्द होता है
किस तरह का दर्द है, ये उसमें पिकुलियर कि टपकन सी लगती है, थ्रॉबिंग टाइप अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो उसमें टपकन सी लगती है, अगर मरीज कहता है हमारी मेडिसिन बदल जाएगी। ओके। इसी तरह से जो मरीज ने पर्टिकुलर सिम्टम में भी पिक्यूलियर चीजें बता दिया और उसको समझ करके और माइंड सेटअप में, हाँ, कि हमको ऐसा अच्छा लगता है, दो आदमी बैठ जाते हैं तो हम चीजें बता नहीं सकते, अब वो हट जाएं तो अच्छी तरह से वो बता लेता है। तो माइंड सेटअप में फीचर हो गया। उसको गर्मी अच्छी नहीं लगती, सर्दी अच्छी नहीं लगती, ये भी बात इंडिकेट किया उसने हमारे सामने। जब हम माइंड का लक्षण, जनरल फीचर का लक्षण और पार्टिकुलर का लक्षण, ये सब चीजें नोट कर लेते हैं तो उसके बाबत कभी कभी एक वो होता है रिपर्टाइज करने का प्रोसेसिंग। रिपर्टाइज करके मेडिसिन को हम समझ लेते हैं कि इसकी प्रायोरिटी किस नंबर पर है, कौन सा सबसे नंबर 1 पर आ रही है, तो उसके हिसाब से हम दवाइयाँ बता देते हैं, लिख देते हैं, दे देते हैं। तो उसके हिसाब से जो है पूरी पर्सनालिटी को समझ करके ही करने की बात होती। इसी से जड़ से प्रॉब्लम का सलूशन जड़ से ही, जब तक हम पूरी जड़ से सब चीजें नहीं करेंगे। एक सिस्टम के लोग ये कहते हैं ठीक है, अच्छा यहाँ दर्द होता है, गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई है और बेहतर है कि उसको निकाल दे। ठीक है, वो गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई है, दर्द होगा, सिम्टम उसके लक्षण सामने आएंगे, तो हम मेडिसिन में भी उसको दे सकते हैं। और एक बात पड़ती है कि जब तक वो सूजन खत्म नहीं होती है तब तक ऑपरेट करने में भी दिक्कत होता है लोगों को। तो बेहतर है कि हम उसके हर चीज को समझने के बाद, और जो कहा जाता है कि जहां भी परेशानी है, अगर गॉल ब्लैडर में ऐसा हो रहा है, अपेंडिक्स में हो रहा है, तो वो निकाल देने की बात। जबकि अगर सिम्टम अपेंडिक्स का है, लक्षण सामने दिखलाई पड़ा, तो हम मेडिसिन देंगे, उसके पूरी लक्षण जब सही मिल जाए तो वो ठीक भी हो जाता है, ऑपरेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर ये आई थिंक उन केसेस में होगा जब अर्ली लेवल पर डिटेक्ट हो जाता है। अगर बात बहुत बढ़ चुकी है, अगर पूरा जो है उस लेवल पर क्रोनिक कंडीशन भी हो जाता है, कई बार देखा गया है कि किडनी का सूजन, इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, उसके लक्षण हो जाते हैं। जब वो सिकुड़ने लगता है सूजन के बाद, सूजन के टाइम में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो या पैलिएट किया गया या सप्रेस किया गया, तो उसमें चीजें जो सही क्योर हो जाने की बात पड़ती है, वो क्योर नहीं हो पाता है, वो सप्रेस हो जाता है। अगर हमने केवल लक्षण को मिटा देने का कोशिश करते हैं और उसके अंदर से निकाल करके बाहर फेंकने का, यानी अंदर से बाहर निकाल देना, मेडिसिन इस तरह के सिलेक्ट करके देने का, तभी जाके उसको हम क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज सप्रेशन एंड पैलिएशन, ये दोनों चीजें होता रहता है। तो वो जब कभी भी इस तरह की बातें आती है और हम लोग ये सोचते हैं, अभी आपने मर्ज के बारे में कहा, अगर किसी को मान लीजिए हर्निया हो गया, इंग्वाइनल हर्निया हो गया, अम्बिलिकल हो गया, कहीं किसी जगह किसी पार्ट में अगर हर्निएशन हो गया, तो ये ट्रू सर्जिकल में कहते हैं, ये किसी मेडिसिन से नहीं ठीक होगा। इसके लिए डॉक्टर चाहे होम्योपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, और वो उसको बेस्ट सर्जन जो अच्छा है उसको प्रॉपरली उस सर्जन को रिफर कर देना चाहिए कि ये सर्जिकल केस है
और हम केवल मेडिसिन के ज्ञाता है तो मेडिसिन करते हैं और ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, इसलिए जो सर्जन ही इसका रिपेयर कर सकता है ठीक से, जो प्रॉब्लम आई है ऑर्गेनिक लेवल पर और उसको उस तरह से ठीक करेंगे तो हम सर्जिकल यानी सर्जरी के एक्सपर्ट को जो वहां पर भेज देते हैं और वहां ऑपरेट हो जाता है। मगर आजकल बहुत से ऐसे केसेज होते हैं जो मेडिकल होता है, मेडिकल के रोग होते हैं, वो उस पर भी हमारे बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मेडिसिन के अप्लाई करने के बजाय ऑपरेट कर देते हैं। हाँ। तो ये चीज बहुत अच्छी नहीं है, मैल प्रैक्टिस होगी एक तरह से। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि वैसे तो कहा जाता है जहाँ जैसा वहाँ वैसा, वो उस लेवल पर जो है तमाम एपिसोड ऐसे होते हैं और यानी करने का एक लिमिटेशन भी होता है, मेडिसिन का भी, सर्जरी का भी, हाँ, और सप्लीमेंट का भी। अगर हमने ये सेक्ट करके कि इसमें ये कमी आ रही है और हमको उसके सप्लीमेंट दे देना चाहिए, हाँ, तो हमने इतना ज्यादा दे दिया कि उसमें ज्यादा हो गए, तो उसमें भी जितना जरूरी है उतना ही करने का। इसलिए अगर सर्जिकल केस है तो ऑपरेट कराना जरूरी है, मेडिकल केस है तो मेडिसिन से ठीक कराना जरूरी है। तो इसलिए इसके हिसाब से करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि कई बार होता है कि जो दवाइयाँ 3 तरीके से होता है, तो उसमें एक तरीका होता है सप्रेशन, ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है। तो अब सप्रेशन में क्या होता है कि उनके सिम्टम्स को नीचे कर दिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और होती है जो अगेन होम्योपैथी से कई बार लोग एसोसिएट करते हैं, एंड मैं ये नहीं कह रही वो सही है या गलत है, ये आप हमें बताइए। कई लोग का ये कहना है कि जो होम्योपैथी है वो प्लेसिबो इफेक्ट पे काम करती है, एंड उसका एक एस्पेक्ट है कि सप्रेशन जो होता है कि भाई दवाइयों से कई बार होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको आराम मिल जाता है। इसका कितना इंटरकनेक्टेडनेस है कि भाई कई बार होता है शायद पेशेंट्स ऐसा भी सोचते होंगे कि दिमाग में सोच ले कि क्योंकि हम दवाई ले रहे हैं तो हमें आराम मिल रहा होगा, इस वजह से वो खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि जो हमें सिम्टम्स थे वो कम हो गए हैं। ऐसे में आई थिंक डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आती होगी। नहीं, इसमें देखिए जो ये बात होती है कि मरीज के अंदर की मशीनरी में कोई गड़बड़ी आ गई है तो वो जब बताएगा अपना लक्षण तो हम उसके डिजीज कंडीशन को भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि अगर इसके किडनी स्टोन का है और सिम्टम उसने बताया तो हम ये समझते हैं कि ये किडनी स्टोन का सिम्टम लग रहा है, या जो जगह बता रहा है कि यहाँ पर हो रहा है या यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है, जहाँ पर भी तो हम एक प्रोविजनल डायग्नोसिस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट, व्यवस्था के लिए कि हमको क्या मेडिसिन के साथ साथ उसको खाने का क्या करना चाहिए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी उसको हमें क्या एडवाइज करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, काम पर अभी नहीं भेजना है, अभी उसको रेस्ट करना चाहिए, हाँ, और वो इस बात को देखते हुए मैनेजमेंट के हिसाब से उसका जो है प्रबंध करने के हिसाब से अगर हमको मालूम हो जाए कि इस मरीज के अंदर ये रोग हो गया है, सपोज करिए कि कोई एक मरीज आया टाइफाइड का और टाइफाइड हमने डायग्नोसिस भी कर ली, अब बात आती है मेडिसिन का, वो उसमें एक नहीं अगर 5 मरीज टाइफाइड के भी आए हैं बैठे हैं तो जब उनके लक्षण के अनुसार वो जब बताएंगे अपने अपने सिम्टम और कंडीशन जो है डायग्नोसिस लेवल पर टाइफाइड का है, तो हमको क्या खाने में उसको बताना है, कैसे रेस्ट करना है, क्या
करना है क्या नहीं करना है, ये हमको बता करके उस केस को मैनेज करने का होता है, मैनेज करने का। क्यूरेटिव फीचर बात आती है, अगर वो 5 टाइफाइड के केसेज हैं तो शायद उन अलग अलग पर्सनालिटी के अनुसार, अलग अलग लक्षणों के अनुसार, केस टाइफाइड के हैं 5, मगर उनके अलग अलग सिम्टम्स हैं। एक को मान लीजिए प्यास भी नहीं लगती है और एक को बहुत प्यास लग रही है, तो उसकी मेडिसिन बदल जाएगी। ओके। और जो प्यास लग रही है उसकी मेडिसिन अलग हो जाएगी। ठीक है। एक टेम्परेचर बिल्कुल लो ग्रेड का है, एक बहुत हाई ग्रेड का है। उसमें हाई ग्रेड में भी कभी कभी बड़ा चिल यानी ठंडक लग करके हो रहा है और एक में ठंडक भी नहीं लग रहा। तो अब पॉइंट जो ठंडक वाला है उसके लिए दूसरा मेडिसिन जरूरत पड़ेगी और नहीं लग रहा है उसके लिए दूसरी मेडिसिन अलग होगा। बिल्कुल। तो ये मगर मैनेजमेंट जो होगा हमको, वो हम खाने में क्या उसको देना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना पानी पीने का, ठंडा पानी जरूरी है या गर्म पानी जरूरी है, खाने में कौन सी चीज उसको देना चाहिए, उस लेवल पर सब चीजें बता करके रेस्ट के फीचर में करके कि आपको काम पर नहीं जाना है, आपको भाग दौड़ नहीं करना है, आपको रेस्ट करना है, आपको लेटे रहना है, आपको ज्यादा पेशाब करने जाना है, टट्टी करने जाना है, उतना चल सकते हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि हम वहां से वहां तक भी नहीं जाने देते हैं। अच्छा। और वहीं पर पेशाब करने वाला पॉट वहां लगा देते हैं टट्टी करने के लिए। तो ये मैनेजरियल रिव्यू है डिजीज के अनुसार। ये टाइफाइड का केस है तो हमको कैसे मैनेज कर, क्या खाने के लिए दें, क्या नहीं दें, क्या चीज करना है क्या नहीं करना है उसको, ये सब बताने की बात पड़ती है। मगर मेडिसिन का जहां तक बात है वो लक्षणों पर आधारित होगा और हो सकता है कि 5 मरीजों को अलग अलग मेडिसिन का लक्षण दिखलाई पड़ेगा और उसको देंगे तो क्यूरेटिव फेज में चला जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। और होम्योपैथी के लिए रियली जो अच्छे होम्योपैथ हैं वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सही ढंग से जांच भी करना, डायग्नोसिस भी करना, एनामनेसिस बनाना और सही पोटेंसी का सिलेक्शन करना, किस पोटेंसी में देना है, कितना पावर देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कितनी डाइल्यूशन होनी चाहिए, कि इतनी जो है आज अभी ऐसा कंडीशन है तो हमको इस 30 पावर को 2-2 घंटे पर या 3-3 घंटे पर या दिन में 3 बार या दिन में 4 बार देना है। तो ये भी डॉक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम मरीज को कैसे मेडिसिन को प्रोवाइड करें, कैसे दें जो क्यूरेटिव फीचर में आ जाए। ओके। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है होम्योपैथी, आई थिंक जिस पे पूरी बेस्ड है, व्हिच इज लाइक क्योर्स लाइक। तो ये सैमुअल हनीमैन ने आई थिंक रिसर्च के टाइम पे इन्होंने ढूंढा था एंड वो खुद भी पहले आई थिंक ट्रेडिशनल डॉक्टर थे, फिर वो ट्रांसलेटर बने एंड देन उन्होंने होम्योपैथी का व्हाइल ही वाज रिसर्चिंग। वो एक्चुअली ट्रेडिशनल आप जो कह रहे हैं ये शब्द भी बहुत जरूरी नहीं है। ओके, है ना। वो आप ये कहते कि एलोपैथी का सिस्टम में जो है ना, तो एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, हाँ, सिद्धा है और नेचुरोपैथी है और ये सब चीजें, ये सिस्टम है। तो वो एलोपैथी के डॉक्टर बने थे। हाँ, तो उन्होंने जब प्रैक्टिस शुरू किया तो ये देख करके कि जो हमारी मेडिसिन है प्रैक्टिस करने के दरमियान कि जिस चीज को हम ठीक करने के लिए इसको दे रहे हैं तो बजाय ठीक करने के इसके अंदर तो और भी गड़बड़ियां शुरू कर रहा है। तो सालों साल उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने अपना उस मेडिकेशन इतना पढ़ने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, एलोपैथिक डॉक्टर बनने के बाद जब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि जो हम मेडिसिन का ये
प्रोसेस कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये मेडिसिन दे रहे हैं, और इससे जितना क्यूरेटिव फीचर मिलना चाहिए वो क्यूरेटिव ना हो करके पैलिएटिव और सप्रेसिव हो रहा है। जहां पैलिएटिव की जरूरत हो पैलिएट कर सकते हैं, किंतु बहुत सी इमरजेंसी में है, हम मरीज के लाइफ को सेव करने के लिए कुछ भी करना, एनी हाउ टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे सिद्धा हो, पहला हमारा ड्यूटी है टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। राइट। फिर उसके अंदर क्या मर्ज है, क्यूरेटिव फीचर के लिए बाद की बात पड़ती है कि हम उसके मर्ज के अंदर की चीजों को कवर करें। तो वो जो है उन्होंने वो देख करके कि ऐसा हम कर रहे हैं और मरीज को ठीक होना चाहिए, ठीक ना हो करके ये मर्ज दब जा रहा है या और भी चीजें डेवलप होने लग रही, जो ये केमिकल्स, जो भी मेडिसिन देते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारा पर्पज एज ए मेडिकल ये है कि मरीज ठीक हो। और ये मरीज जब हम दवा देते हैं, हो सकता है कि कुछ लक्षण कम हो जाए, मगर 4 चीजें और अलग बन करके आ जा रही, तो ये तो ठीक नहीं है। हम मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर पढ़े हैं और डॉक्टर बने, तो हमको ऐसा करने का नहीं चाहिए। तो डॉक्टर हनीमैन साहब ने यह सोच करके कि हम डॉक्टर बने हैं मरीज को पूरी तरह से ठीक करने का, हम ठीक ना करके 4 चीजें और इसको अंदर डेवलप करा दे रहे हैं। चाहे वो जो बताने वाला जो लक्षण आया था बता करके उसको भले थोड़ा हम कम कर दिए, मगर ठीक होने के जो रास्ते हैं वो ना हो पा करके 2-4 चीजें और बना करके दोबारा वो चला आ रहा है। तो इसलिए उसको उन्होंने देखा उस समय और उन्होंने कहा कि हमारा पर्पज नहीं है, हमारा ड्यूटी नहीं है, हमारा मिशन नहीं है, और उन्होंने ये मेडिकल की प्रैक्टिस बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो रोजी रोटी का सवाल होता है, करेक्ट, तो कुछ न कुछ तो करना चाहिए जी। तो उन्होंने रोजी रोटी में बहुत अच्छे नॉलेजेबल आदमी थे, वो काफी भाषाएं भी 12 जानते थे। भाषाओं को जानकारी रखने वाले थे, और उन्होंने ये सोचा कि हम ट्रांसलेट करना शुरू करें और उससे जो भी पैसा मिलेगा तो हमारा जीवन अपना निर्वाह हो जाएगा, बढ़िया चलता रहेगा। तो उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया। तो एक जो है बुक्स आई कूलेंस मेटेरिया मेडिका का, उस कूलेंस मेटेरिया मेडिका को उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो ट्रांसलेट करते समय में एक चैप्टर आया चाइना बार्क का, सिंकोना बार्क जिसको कहते हैं, उसी को चाइना बार्क भी कहते हैं। तो सिंकोना बार्क का जब चैप्टर आया तो उसमें ये बात सामने आई, लक्षण जो लिखा हुआ था कि ये इसके क्या नाम है, मरीज होता है फीवर का, मलेरिया का, मलेरिया का वो जब चाइना देते हैं यानी सिंकोना देते हैं उसका एक्सट्रैक्ट या उसकी मेडिसिन, तो उससे ठीक हो जाता है। और ठीक होने का कारण उसमें जो दिया हुआ था कि सिंकोना बार्क का टेस्ट बिल्कुल सावर होता है, तो सावर होने के वजह से ये ठीक होते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर थे डॉक्टर हनीमैन साहब। उन्होंने कहा कि इतने केमिकल्स हैं जो सावर टेस्ट होते हैं मगर वो तो ठीक करते नहीं। वो भी केमिस्ट्री के बहुत अच्छे नॉलेज थे और केमिकल्स के पूरे। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है। उस कूलेंस मेटेरिया मेडिका में इस तरह की चीज थी, तो वो खुद मेडिसिन को, उस सिंकोना बार्क के मेडिसिन को खुद अपने ऊपर लिए। तो अपने ऊपर लिए तो
उसी मलेरिया टाइप के सिम्टम उनके ऊपर डेवलप हुआ। फिर कहा कि अरे ये हमारे ऊपर हो सकता है कि हमको ऐसा मर्ज दिखलाई पड़ रहा हो, इसलिए हो गया। फिर उन्होंने एक बहुत हेल्दी कोई कैंडिडेट जानने वाले अपने मित्र मंडली में अपने साथ काम करने वालों को उन्होंने प्रोवाइड किया, तो उसको भी सिम्टम वही डेवलप हुआ मलेरिया का। के सिम्टम्स। हाँ। तो उनमें ये हुआ कि जिस मेडिसिन में जो सिम्टम डेवलप करने की क्षमता होती है वही उसको ठीक करने की भी क्षमता रखती है। तो यहीं से तो यही चीज जो है प्रिंसिपल जो बनना वो सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर, समा समया समयाति, ये आयुर्वेद में भी लिखा गया है। वही चीज को उसमें भी दिया गया। तो वो चीज जैसा मरीज के अंदर लक्षण है और जो मेडिसिन के अंदर वैसा लक्षण उत्पन्न करने वाली उसमें है, अगर वही दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर, क्योर करने की क्षमता समय समया, यानी दोनों तरफ उसी तरह के लक्षण उत्पन्न करने का उस मरीज में भी हुआ है और इस मेडिसिन को भी अगर दें तो ऐसी लक्षण उत्पन्न कर देगा। तो अगर हम उस मरीज को देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ओके। इसे यही सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर, वो यानी जो जिस तरह से लक्षण है और अगर उसमें मेडिसिन में भी उसी तरह के लक्षण है, अगर वो देते हैं तो ठीक। ओके। तो डॉक्टर सिंह, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछती हूँ, बट आई नो इसका आंसर उतना सिंपल नहीं होने वाला है कि बीमारियां कई तरीके की होती हैं। जब कोई पेशेंट आता है तो या तो अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाता है तो आई थिंक उसके लिए मेडिसिन बताना, उस प्रॉब्लम को क्योर करना थोड़ा आसान रहता है, बट कुछ केसेस में बहुत देर में डिटेक्शन होता है कि सिम्टम्स बहुत देर में पता चलते हैं। तो अब अगर हम हर तरीके के केसेस को इनटू कंसिडरेशन ले रहे हैं, अब इसके बाद में अब मैं आपसे ये अगर पूछूं कि क्या कोई ऐसी बीमारियां होंगी जो अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कोई आया, उन्होंने बताया सिम्टम्स एंड आपने पकड़ लिया कि ये ऐसी ऐसी कोई बात है, तो क्या कोई ऐसी बीमारियां हैं जो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि ये आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए या फिर इसका इलाज होम्योपैथी कर सकता है? देखिए, कहाँ चले जाइए, मेडिसिन का जहां तक वो मैंने बताया कि एक एस्पेक्ट है मेडिकल एस्पेक्ट, दूसरा है सर्जिकल एस्पेक्ट, एक तीसरा है रिहेबिलिटेशन का, कि हम इसको एक्सरसाइज कराएं, इसको इतना चलने का कहें, वॉकिंग करने का कहें, या यह चीजें इस तरह का चीज अगर करने का हो वो होता है। तो मेडिसिन का जहां तक ताल्लुकात है, एलोपैथिक सिस्टम के लोग भी मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथी का भी देते हैं, आयुर्वेद का भी देते हैं, सिद्धा वाले भी देते हैं। तो मेडिसिन का एस्पेक्ट अलग है और उसके सर्जिकल एस्पेक्ट का जो ट्रू सर्जिकल केस हो तो हम रिफर कर देंगे। हमने पहले भी बताया जी कि रिफर करते हैं जो एक्सपर्ट होता है, चाहे वो हमारे होम्योपैथी का कोई डॉक्टर सर्जन बन गया हो, तो अगर हम उसको भेज देंगे। हमारे पास अभी भी एक ऑर्थो का है जो होम्यो ऑर्थो लिखता है, ऑर्थो का पूरा काम करता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी का और ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट का वो बहुत अच्छी तरह से वो देख रहा है। तो हम अगर कोई ऑर्थोपेडिक का काम करने की बात आती है तो उसको कर देते हैं। दूसरा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, दूसरा एलोपैथिक में भी हम उसके पास भी ऑर्थोपेडिक की अगर केस है तो हम उनके यहाँ भेज देंगे। अगर ऑपरेट करने की बात है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जो है वो उसको ऑपरेट करके, मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हो गया और जो सीधा लगने के बजाय वो अलग हो गया है, तो वो जब तक हम उसको खींच करके बराबर करके सामने करके नहीं ले आएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए सर्जरी, कभी कभी ऑपरेशन करके मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं तो उसको जो ऑपरेट करके कभी कभी एक सामने कर देने से काम चल जाता है, कभी कभी सामने भी किया फिर भी हट जाने के चांसेस है तो नेलिंग कर देते हैं।
और correct. नेलिंग करने के बजाय कभी कभी ऊपर से चिप लगा करके, पैचेज लगा करके, प्लेट लगा करके उसको फिक्स कर देते हैं, तो उसमें भी वर्क होता है। तो उसको हम रिफर करते हैं कि जो एक्सपर्ट है वो अच्छा काम करेगा इस पर, जो सर्जरी का है। अगर जो मैंने अभी आपको बताया कि हर्निया की शिकायत है और इसको अगर हम दवा देते रहें, चाहे सालों साल देते रहें, ठीक नहीं होगा, तो हम उसको रिफर कर देंगे। और एलोपैथी का भी कोई डॉक्टर हो, मेडिसिन का, तो चाहे जितने दिन तक वो दवा दे, मगर वो हर्निया का केस ठीक नहीं होगा, ऑपरेट तो ही करना उसको पड़ेगा। भी रिफर करना पड़ेगा जो उसके सर्जरी के माहिर है, उस पार्ट का सर्जरी करता है, चाहे वो हार्ट के लेवल पर हो, चाहे बोन के लेवल पर हो, चाहे जॉइंट के लेवल पर हो, चाहे जनरल सर्जरी का लेवल पर हो, पेट के लेवल पर हो, इंटेस्टाइन के लेवल पर हो, किडनी के लेवल पर हो, जहाँ जिस तरह का हो, और उसका एक्सपर्ट हमारे मेडिसिन सिस्टम में, यानी किसी पद्धति में जो अच्छे जानकार है, तो आप उसको वहां पर हम भेज देंगे। ये ऐसे करते हैं। किंतु जहां तक ताल्लुकात केवल मेडिसिन का है, एलोपैथी के लोग अपने ढंग से देते हैं, उनका इफेक्टिविटी अलग है। आयुर्वेद के लोग अपनी मेडिसिन अपने ढंग से देते हैं, उनकी अपनी बात है। हम एज ए होम्योपैथ जब पूरी तहकीकात करके, अगर मेडिसिन फील्ड का है, एक चीज असेसमेंट करते हैं कि ये क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है, ठीक होने वाला स्थिति है या नहीं ठीक होगा। मेडिसिन है, मेडिसिन का केस वर्ग इनक्यूरेबल मेडिसिन इस रोगी का हो गया है, तो उसमें आजकल चाहे अगर ऑपरेट करने की बात आती है, कोई ऐसी चीज बन गई है जो ऑपरेशन करना जरूरी है, तो हम कवर कर देते हैं, कंसर्न को रिफर कर देते हैं कि भाई जाओ वहां से कर लेना। मगर मेडिसिन जो क्यूरेबल है, हम ये असेसमेंट कर देते हैं कि ये रोगी जो आया है, इसके पास जो परेशानी है, रोग हुआ है, वो समझने के बाद कि ये क्यूरेबिलिटी में है, तो हम मेडिसिन देंगे, और उसमें फिर रिफर करने की जरूरत नहीं होती है कि हम एलोपैथी को भेज दें, चाहे आयुर्वेद को भेज दें, चाहे और किसी को भेज दें। मगर हमारा फीचर ये है कि हम अच्छी तरह से उस रोगी को ठीक से देखें, माइंड टू, जो कहा जाता है हेड टू फुट, यानी माइंड, सेटअप, जनरल फीचर, पर्टिकुलर फीचर, इन सब चीजों को देखने के बाद जब एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बात आती है, जो माइंड का भी मिल जाए, जनरल भी मिल गया, पर्टिकुलर भी मिल गया, और उसके बाद से हम एसेस करते हैं, रिपोर्टाइज करते हैं, और तब हम मेडिसिन सेलेक्ट करके देते हैं, तो ठीक होता है, क्यूरेटिव फीचर मिल जाता है। Okay. और जो आपका कहना एक और चीज इंडिकेट करता है, जैसे मरीज ठीक से अपना ट्रीटमेंट जो प्रॉपर होना चाहिए शुरुआती दौर से और बहुत समयों तक, उल्टा सीधा कोई ठीक से, कभी डॉक्टर के यहाँ गया, कोई दवा किसी ने दे दिया, थोड़ा सा आराम मिला, हाँ वो सोच लेता है कि ठीक है, हाँ बस उसके बाद से नहीं करेंगे। तो इरेगुलरली मेडिकेशन का, या उल्टे सीधे अपने जो भी चीज से, जो कि हाँ ये खा लें तो अच्छा रहेगा, ऐसा कर लें तो अच्छा रहेगा, वो अपने मन से अपना इलाज करने लगता है, या अपनी डिसीजन शुरू कर देता है, डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो करना चाहिए वो करने लगता है, तो धीरे धीरे वो कंडीशन, जैसे आजकल शुरू से बचपन से ही रूटीन लाइफ स्टाइल, कैसे हम रहते हैं, क्या चीज बिगड़ सकता है ऐसी रूटीन से, तो वो उसी तरह से बनते चला जाता है। आज ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और थायराइड का भी है ना, वो पूरा जो है उसके बाद
कि जिंदगी भर ये दवा खाते रहो, हम्म यानी कंट्रोल करने का, हम्म क्योर करने का नहीं होता। तो या कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है जो आपने पूछा है अभी कि ऐसा होता है और इस तरह से हो जाए तो हम कहाँ रिफर करते हैं, कैसे करते हैं। तो अब ये पॉइंट होती है कि मान लीजिए एक आदमी है कि टंग का कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन, कोई लीजन डेवलप हुआ, कोई अल्सर बन गया और ठीक से नहीं इलाज किया, कुछ न कुछ खाता, तम्बाकू खाता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, और भी तमाम चीजें मार्केट में हैं आजकल। हाँ, नशा की चीजें हैं, नशीली चीजें हैं जो नहीं लेना चाहिए, हाँ वो भी लेता रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, और एक कंडीशन ऐसा भी आ जाता है कि वो कैंसर बन जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो वो चीज बन गया। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर पूरी हमारे पास जो आता है, जो मरीज आया, तो हम उसके एक एक चीज यानी शुरू से लेकर के अभी तक का जो वे ऑफ लाइफ क्या रही है और कब कब क्या लिया है, क्या उसकी हैबिट है, क्या रूटीन है, क्या करता है, कैसे रहता है, ये सब चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं तो शायद हम उसको ठीक कर सकें। और ये भी हम बता देते हैं कि भाई आप ये सोच रहे हो कि अभी दवा दें और छूमंतर हो जाए, तुरंत ठीक हो जाए, वो तो नहीं ये होता। नहीं होगा। ठीक होने का जैसे जैसे ये रोग बढ़ता गया है तो उसी तरह से धीरे धीरे हो करके, थोड़ा और जल्दीबाजी हो सकता है मगर धीरे धीरे हो करके तभी जाएगा। ये आपका 10 साल का केस हो सकता है, साल 2 साल लगे, महीने भर में नहीं ठीक हो सकता। हाँ, महीने भर में, 10 दिन में, 5 दिन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मगर कुछ चीजें ऐसे हैं जो मात्र इन्फेक्शन के रूप में, जैसे कोरोना काल का है, इन्फ्लुएंजा का है, डेंगू का है, तो इस तरह के कंडीशन आते हैं तो बहुत क्लियर चैप्टर होता है वो उनका, और वो जो होता है उस दिन से एपिसोड जब से बनता है लक्षण का और पूरा रिकॉर्ड किया, मेडिसिन दिया, वो ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे ना करिए। ओके। हाँ, तो डॉक्टर सिंह, ऐसे केसेस में क्या करें, जैसे कि सपोजिटली कि क्योंकि होम्योपैथी रूट कॉज को खत्म करने में अगर बिलीव कर रहा है तो वो प्रॉब्लम्स को क्योर करने में, वो रूट कॉज को खत्म करने में टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, उनको कोई समस्या थी एंड होम्योपैथी से इलाज कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि हाँ उनको उसका असर हो रहा है, सडनली उनकी कंडीशन वर्सन अप होती है, उस केस में क्या करना चाहिए? अब एक बात यहाँ पर आती है, कोई ऐसा कंडीशन जो एक्यूट इन्फेक्शन जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाए, टेम्परेचर हाई हो गया, बॉडी एक हो गया, जाड़ा लगने लगा, हाँ, और पूरा उठ बैठ नहीं सकते हैं, इस तरह से कंडीशन, आपने दवा दिया और दवा देने के बाद कभी कभी हमने इसी फ्रीक्वेंसी वाली बात कही थी कि दवा कैसे, कब, कितने पोटेंसी में देना चाहिए। करेक्ट। अगर हमने उस केस में उसको 30 पावर में या 200 पावर में देना चाहिए था, जो उसके सिम्टम्स और उसके पावर के अनुसार, उसका रेजिस्टेंस के अनुसार सुटेबल थी 30 पावर या 200 पावर, हमने 1000 या 10,000 पावर दे दिया, तो उस देने के बाद वो एग्रीवेशन हो जाता है, मर्ज थोड़ा सा एग्रीवेट करता है, मगर वो इसलिए नहीं होता है कि उसका जान माल का खतरा हो जाए। हाँ, बढ़ेगा, मरीज आएगा तो कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने जो दवा दिया है उससे तो हमारा मर्ज ठीक होने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ गया। तो कभी कभी डॉक्टर को खुशी होती है, मरीज को परेशानी होती है, अब डॉक्टर खुश होता है
क्या क्यों खुश होता है कि जो हमने दवा सिलेक्ट करके दवा दिया है वो उसको लगा है, और लगने से उसका सिम्टम जो है थोड़ा हाई पावर देने से ही गड़बड़ हो गया, थोड़ा और कम करके देना चाहिए था, बढ़ गया, मगर है मेडिसिन करेक्ट और एग्रीवेट कर गया है, और वो थोड़े समय के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में बिल्कुल कम हो जाएगा। वो मरीज जो है आकर के 2 दिन के बाद कहता है कि साहब पहले तो आपने दवा दिया तो तकलीफ इतना हो गया, अब हम तो बिल्कुल ठीक है। तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा नहीं, सिचुएशन? लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। हाँ, ये है कि अगर हमारा मेडिसिन सिलेक्टेड नहीं है, सही नहीं है, हमको पूरी अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं किया है उस पे मरीज पर, और पूरी सिम्टम जितना हमको हर तरह से इंक्वायर करना चाहिए था हमने नहीं कर पाए, तो जो हमने सिलेक्ट किया मेडिसिन देने का वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं हो पाया। वो मरीज का अपना जो ड्रग मेडिसिनल एग्रीवेशन यानी डिजीज एग्रीवेशन, वो अपने आप जो प्रोसेस है बढ़ता जाएगा रोग, और जो हमको मेडिसिन देना चाहिए था वो नहीं दिए, दूसरा मेडिसिन दे रहे हैं जो काम नहीं कर रही है, और मर्ज जो है वो अपने हिसाब से बढ़ता चला जाए। तो यहाँ डॉक्टर की गलती है, हमने ठीक से देखा नहीं, हमने लक्षण जो मिलाना चाहिए था वो चीज करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, और हम मेडिसिन देते जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं खाते जाओ, और उस मर्ज पर जो मेडिसिन हम दे रहे हैं ठीक से इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसके अनुसार सुटेबल नहीं है वो दवा, तो वो चलता जाएगा और उसके अंदर मरीज के अंदर वो आगे चल करके नुकसानदायक होगा। अच्छा, ये अगर एक टर्म में इसको समेटूं तो हम यहाँ पे मिस डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से हो सकता है, डॉक्टर समझ नहीं पाया उससे भी हो सकता है, और पर मरीज ने सही नहीं बता पाया तब भी हो जाता है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी दोनों की होती है, दोनों की होती लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर बात बिगड़ी है तो कोई ये नहीं देखेगा कि शायद मरीज ने आके शायद इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी है, उसने जानकारी गलत बताई या हिचक रहा हो। देखिए, जो डॉक्टर आराम नहीं मिलता है, बढ़ता जाता है मर्ज उसके, तो हम भले कह सकते हैं कि इसने सही नहीं बताया था, और ये अपने को छुड़ाने के लिए, तसल्ली देने के लिए है कि हम ये कह देंगे कि हाँ ये गलती उसकी है। और सपोज करिए कि उसने सही बताने का कोशिश किया, आपने जो सिम्टम स्नेच करना चाहिए, जानना चाहिए, लेना चाहिए उससे, हमने नहीं कर पाए, जबकि हमारी ड्यूटी है। मरीज बहुत सी चीजें नहीं बताता है, मगर हम पूछते हैं कि अच्छा इसके बारे में आप बताओ कि क्या आपके, उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद ये जरूरी ही नहीं कि हम इस बारे में बताएं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि मरीज अपनी जगह पर ठीक है, बैठा है, वो बहुत सी चीजें वो नहीं आपके अनुसार वो नहीं बता पा रहा, मगर हमारी ड्यूटी है कि हम उसके बारे में एक एक चीज पूछें, और जितनी हमारी जरूरत है उस मर्ज के बारे में उतना हम नोट करें, और एक पूरा टोटलिटी सिम्टम माइंड टू फुट जो है हम हर चीजें रिकॉर्ड करें, जो माइंड का सिम्टम क्या है, बॉडी का सिम्टम क्या है, जनरल फीचर का सिम्टम क्या है, पार्टिकुलर सिम्टम का क्या है, वो उसके अनुसार सब चीजें हम लेकर के ले लिए और तब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो जरूर लगेगी, ये कोई दो राय नहीं कि और कमियां डॉक्टर की भी होती है कि हमको जो जानना चाहिए, हम जल्दीबाजी में है, कहीं जाना है, अच्छा बताओ क्या है तकलीफ, हाँ उसने 2-4 चीजें बताया, हम दोबारा उसको कंफर्म करने के लिए पूछे भी नहीं, तो चाहे जितना जो भी दवा दे दे काम नहीं करेगी, तो हमारी गलती हुई। और बहुत से बड़े बड़े वीआईपीज लोगों का मैंने देखा है कि आपको प्यास लगती है, हाँ ठीक लगती है, अब वो अच्छी तरह से कब कैसे कितना ठंडा पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी कैसा पीने का मन कर रहा है,
ये बताना चाहिए, वो ना बताकर हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम पी लेते हैं। तो कुछ लोग आते हैं अपनी ओहदा को देखते हुए अवॉइड करते हैं, नहीं बता पाते हैं, जो ठीक से बताना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि मरीज जब भी आए डॉक्टर के पास और स्पेशली होम्योपैथ के पास, तो अपनी दिल खोल करके और हर चीजें जो भी इसको उसके अपने माइंड में है अच्छी तरह से बताए। हम लोग जब भी एज ए होम्योपैथ चेंबर बिल्कुल अलग रखते हैं कि मरीज को कोई झिझक ना हो अपनी पर्सनल बातें बताने में। 4 आदमी और बैठे रहते हैं तो वो नहीं बता वो पाते। नहीं बता पाता है। इवन हस्बैंड वाइफ हैं और आकर के बैठे हैं और वाइफ बताना चाहती है कुछ और हस्बैंड बैठा हुआ है और वो पर्सनल बात बताना चाह रही है मगर हस्बैंड की वजह से वो बता नहीं रही, या वाइफ बताना चाह रही है या हस्बैंड बताना चाहता है वाइफ को देख करके वो नहीं बता पा रहा है अपने पर्सनल बातें। तो यहाँ पर भी गलती हो जाती है। तो जब कभी भी आपको कोई मरीज पूरी पर्सनालिटी के बारे में उसको बताना हो तो वो खुद भी कह दे कि तुम जाकर के बाहर बैठो। वो वन ऑन वन डिस्कशन ही होना तो हाँ पर्सनल जो है हम कुछ बात पर्सनल बतानी है डॉक्टर को। ओके। तो और या डॉक्टर ही कहे कि आप लोगों का क्या रिलेशन है, आप कैसे बैठे हुए हैं, और ऐसी कोई चीज हम पूछना चाहते हैं जो उसके सामने हम पूछ नहीं सकते और ना वो बता सकती है, तो हम ये कहते हैं कि आप जाके थोड़ा बाहर बैठ लीजिए, वेट कर लीजिए, तो हमको जो है पूरी चीजें इससे बात कर लेने दीजिए। तो अंदर की चीज जब तक नहीं निकलेगी वो माइंड सेटअप का है मैक्सिमम। और ग्रेडेशन में जब हम लगाते हैं समझने के लिए तो माइंड के सिम्टम जो है वो नंबर 1 लेवल पर होती है। सेकेंड जो है जनरल फीचर की चीजें होती है, पार्टिकुलर चीजें उसके बाद 3rd लेवल पर होती है। मगर इसमें ग्रेडेशन जब हम करते हैं तो रिपोर्टाइज करने के हिसाब से कि इस पार्टिकुलर वाले का भी स्ट्रेंज रेयर सिम्टम है तो नंबर 1 पर आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमको ये समझने की जरूरत पड़ती है कि कौन सी मेडिसिन की प्रायोरिटी कितनी है, उसके अनुसार हम सेलेक्ट करते हैं मेडिसिन और उसके बाद। ओके। अच्छा, तो मेरे पास कुछ एक आध डाउट्स और हैं। हाँ हाँ और जितनी भी डाउट जी यू कैन। ओके सर। सो जो एलोपैथी की अगर हम बात करें, लेट्स नेम इट, हम उसको ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में ना रखते हुए खुल के बात करें। ठीक है। तो एलोपैथी में जब भी आप जाते हैं किसी डॉक्टर से मिलते हैं, आपने अपने सिम्टम्स बताए, प्रॉब्लम्स बताई, तो आपको कई तरीके के टेस्ट भी बताते हैं। कई ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ स्कैन्स होते हैं, मल्टीपल टेस्ट होते हैं जो आपको बोला जाता है कि आप ये करिए, इससे डायग्नोसिस में मदद मिलती है। होम्योपैथी में ऐसे कोई प्री डिफाइंड टेस्ट है नहीं। पॉइंट ये उठता है कि पहला काम एज ए डॉक्टर हमको जो मरीज बता रहा है लक्षण उसके अनुसार डायग्नोस करने का प्रोविजनल डायग्नोसिस हम बनाते हैं कि इसके अंदर जितने भी लक्षण आ रहे हैं नंबर 1 पर इस मरीज का नंबर 1 पर है। इसके बाद इस मरीज का ये बात सामने आ रही है तो नंबर 2 पर ये डिजीज हो सकता है और नंबर 3 पर ये डिजीज हो सकता है। अब या तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजें कि जाकर के ये जांच करा करके आओ फिर हम मेडिसिन देंगे, या उस प्रायोरिटी को देखते हुए जो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बात करते हैं हम अपने ढंग से रिपोर्टराइज उसको करते हैं कि इसके पूरा होल पर्सनालिटी के अनुसार यही मेडिसिन सुटेबल लग रही है जो क्योर कर सकती है, वो मेडिसिन हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर उसके देने के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता है तब हमको लगता है कि ये तो बड़ा कंफ्यूसिव लग रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों न करा लें। अब पॉइंट ये उठता है कि हम उस बात में मरीज को भेज देते हैं, चाहे ब्लड का एग्जामिनेशन हो, चाहे
जॉइंट्स का हो, चाहे पेट का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे किसी भी जगह का इन्वेस्टिगेशन कराने का। आजकल तो इन्वेस्टिगेशन के हजारों रुपया खर्च हो जाते हैं, बिल्कुल। मरीज को ही देना पड़ता है, ये डॉक्टर का नहीं देने की पड़ता है। मगर हम डॉक्टरी पढ़े हैं तो हमको डायग्नोसिस करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम पढ़े हैं और ये जो है मशीन बता रही है कि ये है, तो हम पहले अपनी क्लिनिकल नॉलेज का अप्लाई करें और उसके हिसाब से अगर नहीं होता है तो हम इन्वेस्टिगेट कराएं। और आजकल क्या है, मैंने ये देखा कि कुछ भी हो आप ये जांच करा के पहले इन्वेस्टिगेट कराएं। वो मरीज को पैसा पड़ेगा। तो मरीज जो है भाई, एक तमाम ऐसे गरीब गुरबा आते हैं, वो उतना पैसे का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, खेत बाड़ी बेच करके नहीं करा सकते हैं। तो उनके हिसाब से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छी तरह से जांच करें और उसके बाद से हम मेडिसिन दें, ठीक करें। और लास्ट आवर्स में 2-3 बार दिया और नहीं उसको कवर हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन का पेपर लिख देते हैं कि जाके ये जांच करा के ले आओ, फिर देखते हैं कि क्या। और ऐसे केसेस में ड्यूरेशन तो डिफाइन करना किसी भी बीमारी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट लगभग कितना अंदाजे से टाइम? इन्फेक्शियस डिजीजेज में तो ड्यूरेशन मालूम हो जाता है कि हाँ 10 दिन 12 दिन में जो है टाइफाइड का केस है और इतने दिन में उसका जो है कवर हो जाएगा। हाँ, अगर उससे हिसाब से बढ़ जाता है तो हमारा कंफ्यूजन होता है कि कहीं और कोई चीज और कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो उसके अनुसार करने लगते हैं। ओके, सो डॉक्टर सिंह इस पूरे कन्वर्सेशन को बांधने की कोशिश करते हैं। और एक और मैं फाइनल आपसे एक बात पूछूंगी कि जो एक एलोपैथी एंड होम्योपैथी की जो लड़ाई है उसको अगर हम खत्म करें या फिर अटेम्प्ट करते हैं उसको, तो क्या मतलब इनफैक्ट होम्योपैथी एंड एलोपैथी को एग्जिस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से? अब होम्योपैथ एलोपैथ में कोई लड़ाई नहीं है, पहली बात। ये शब्द को हम डिलीट करते हैं। ठीक है सर। अब ये कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ये आवश्यक होता है कि आप एक्सपर्ट हैं अगर सर्जरी के, तो हम इस बात पर चैलेंज नहीं करेंगे। आपके अगर हम देखते हैं हमारा मरीज के अंदर ऑपरेट करने की आवश्यकता है तो हम आपके पास भेज देंगे कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप जनरल सर्जन हैं, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, आप ब्रेन सर्जन हैं या कार्डियक सर्जन हैं। जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी हम उस एक्सपर्ट के पास सर्जरी के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए हम वहां पर भेज देंगे। मगर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो उसको ठीक करने में नहीं कर पा रहा तो उसकी भी ये आवश्यकता है कि ये होम्योपैथ के पास या आयुर्वेद के पास जहाँ जो चीज की आवश्यकता है वो अपना केस रिफर कर दे। तो दिस इज द मैटर ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। करेक्ट, ये होना चाहिए एज ए डॉक्टर। अगर हम डॉक्टर हैं और मरीज की भला चाहते हैं तो हम कोऑर्डिनेट करें, बजाय इसके कि हमारे और उनके में कोई लड़ाई नहीं है। वो किसी चीज के एक्सपर्ट हैं, हम किसी चीज के एक्सपर्ट हैं, तो हम अपनी बात अपने ढंग से करेंगे और आप अपने हिसाब से करेंगे। बिल्कुल लिमिटेशन है हमारे अंदर भी। हम केवल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं और हम कहें कि नहीं ये सर्जिकल केस है हम ठीक कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि आई हैव टू रिफर द केस टू द कंसर्न सर्जन। करेक्ट, हमको उसके पास भेजना चाहिए। ये हमारा कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन, एंड वाइस वर्सा। उनको भी वाइस वर्सा। ओके, ओके डॉक्टर सिंह, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। एंड काफी सारे जो लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, आई थिंक हमने कोशिश की कि उनको क्लियर कर सके। एंड आपने काफी कोशिश किया कि क्लियर करें। बिल्कुल, आपने किया भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह वंस अगेन। एंड इंटरव्यू खत्म करने से पहले ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं प्रोडिजी प्रो, उनकी तरफ से दिस इज अ स्मॉल सोवेनियर। अरे अरे वाह, क्या बात है। बहुत थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।